Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 Science Second Lesson number 3. इसका हम लोग पार्ट 4 करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3 किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने लैंगिक प्रजनन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऋतु चक्र, मासिक धर्म और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी देखिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या, यौवन अवस्था के बाद स्त्री के प्रजनन संस्था के कुछ बदलाव आने लगते हैं। जब मतलब बच्चे बड़े होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती है तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। इस बदलाव की हर 28 से 30 दिनों की समयावधि के बाद पुनरावृत्ति होती है। मतलब 28 से 30 दिन के बाद में फिर से वो चक्र चलता है। इस पुनरावृत्ति से होने वाले बदलाव को ही ऋतु चक्र कहते हैं। ऋतु चक्र एक प्राकृतिक क्रिया है जो 4 संप्रेरकों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें कितने संप्रेरक हैं? 4 संप्रेरक हैं। वे संप्रेरक हैं, पहला है पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक, तीसरा है स्टेरॉन एंड और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो 4 संप्रेरक हैं इसके हिसाब से ही ये ऋतु चक्र चलती है। अब यहाँ पे देखिए पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब का विकास होना प्रारंभ होता है। जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है अंडाशय में होने वाले परिवर्तन। ये जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड जब आती है तो ये क्या होता है कि यहाँ से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 4 से 5 डेज तक, ये 4 से 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। उसके बाद में किस तरीके से अंडाशय का निर्माण होता है और यहाँ पे 28 डेज के बाद में फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से चालू होता है। तो यहाँ पे अंडाशय का निर्माण कैसा होता है इसमें हमको ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, पीयूषिका ग्रंथि है, इसमें से अंडाशय निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से बन रहा है। अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से एक पुटिका के साथ डिंब का विकास होना प्रारंभ होता है। यह विकासशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का श्रवण करती है। यहाँ पे देखो ये जो पुटिका बनी है, एस्ट्रोजन जो संप्रेरक है इसका क्या करते हैं, श्रवण करते हैं, मतलब इसको अवशोषित किया जाता है। एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतर स्तर में वृद्धि या पुनर्निर्मित होती है। तो यहाँ पे देखो जब ये पहला जो ऋतु चक्र है, यहाँ पे जब पहली पीरियड आती है यहाँ से ये एस्ट्रोजन अपना काम करना चालू कर देता है या तो फिर इसके बाद में अपना काम करना चालू कर। इस दौरान अंडाशय में बढ़ने वाली पुटिका को पूरी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये अंडाशय है इसमें ये पूरी तरीके से ये बड़ा बनता है। ल्यूटिनाइजिंग संप्रेरक के प्रभाव से पूर्ण वृद्धि हुई पुटिका फूट करके उसमें से डिंब अंडाशय बाहर आते हैं। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग है तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग का संप्रेषण होगा और वो जो है जो डिंब है, जो अंडे हैं, ये अंडे क्या हो जाएगा, इसके बाहर आ जाए। इसी को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। अंडाशय में फूटे पुटिका से पित्त पिंड बनते हैं। इससे क्या बनेगा, पित्त पिंड बनेगा। तो ये जो पित्त पिंड है वो कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे ये भाग जो है ये क्या बना, इससे अंडे से निकल करके ये बना पित्त पिंड। ये पित्त पिंड प्रोजेस्टेरॉन संप्रेरक को स्रावित करना प्रारंभ करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतर स्तर पर ग्रंथियां स्रावित होने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या करते हैं, पित्त पिंड से आकर के यहाँ पे गर्भाशय धारण करने का काम यहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं, जिससे ये अंतर स्तर भ्रूण के आरोपण के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो जिससे ये क्या होता है, यहाँ पे जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जब मिलते हैं यहाँ पे नवजात शिशु का जन्म हो जाता है, भ्रूण तैयार। यहाँ पे देखिए डिंब का फलन 24 घंटों में नहीं हुआ तो पित्त पिंड अकार्यक्षम होकर उसका रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाता है। जो ये डिंब है इसका अगर 24 घंटे में
भ्रूण नहीं तैयार हुआ, अगर सपोज अगर ये नहीं तैयार होता है तो क्या करेगा, सफेद पिंड तैयार हो जाएगा वहां पे, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन दोनों संप्रेरकों को स्रावित होना पूरी तरीके से रुक जाता है। इन संप्रेरकों के अभाव से गर्भाशय के अंतर स्तर में ह्रास होने लगता है, मतलब वो नष्ट होने लगता है, और उसमें के ऊतक और अफिलित डिंब योनि मार्ग द्वारा बाहर निष्कासित किए जाते हैं। अगर वहां पे भ्रूण की तैयारी नहीं हुई या भ्रूण तैयार नहीं होता है तो योनि मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, एमसी कहते हैं। इसी ऋतुस्राव या मासिक धर्म भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हर महीने तब तक होती है जब तक कि डिंब का फलन तैयार होकर के उसका भ्रूण का आरोपण नहीं हो जाता है। मासिक धर्म है या ऋतुस्राव है, ये तब तक होता है जब तक कि भ्रूण का तैयारी नहीं हो जाता, जब तक वहां पे भ्रूण नहीं बन जाता, और एक बार भ्रूण बनने के बाद ये रुक जाता है। भ्रूण आरोपित होने पर शिशु का जन्म होने तक और दुग्धपान की कालावधि तक इस चक्र की पुनरावृत्ति रुक जाती है। भ्रूण तैयार होने के बाद और शिशु के जन्म होने तक ये मासिक चक्र रुकी रहती है, और जब तक माँ के स्तन में दूध नहीं होता है तब तक ये मासिक चक्र रुका रहता है। मासिक चक्र का ये प्राकृतिक क्रिया है। ये क्या है? प्राकृतिक क्रिया है। इसमें 4 से 5 दिनों के मासिक स्राव के दौरान स्त्री की काफी वेदनाएं होती है, मतलब इसमें जो 4 से 5 दिन होती है उसमें स्त्रियों को काफी तकलीफ सहनी पड़ती है। उसी प्रकार अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होने से कमजोरी भी आ जाती है। अगर इस समय 4 से 5 दिनों में अधिक रक्त बहे या अधिक रक्त का स्राव होता है तो स्त्रियों में कमजोरी भी आ जाती है। इस कालावधि में स्त्री को संसर्ग होने की भी संभावना रहती है, मतलब वो बीमार भी हो सकती है। इन सभी कारणों की वजह से इन दिनों विशेष व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ आराम की भी जरूरत होती है। इसमें उनको स्त्रियों को स्वच्छता की जरूरत तो होती है, उसके साथ साथ में उसको आराम की भी जरूरत होती है। उसके बाद है प्रजनन और आधुनिक तकनीक, मतलब रिप्रोडक्शन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। तो यहाँ पे देखो, कई दंपतियों को विभिन्न कारणों से संतान नहीं होते। जो स्त्री है, पुरुष है, किसी किसी को क्या होता है कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनको संतान नहीं हो पाती, बच्चे नहीं पैदा होते। स्त्रियों के विषय में मासिक धर्म में अनियमितता, अगर स्त्रियों में देखा जाएगा तो अगर उनके मासिक धर्म में बराबर नहीं आ रहा है तो डिंब के निर्माण में अवरोध, अगर उनमें अंडे नहीं बन रहे हैं, अंड नलिका में डिंब के प्रवेश को लेकर के रुकावटें, गर्भाशय के गर्भारोपण की क्षमता में कमी की समस्या आदि कारणों की वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब ये जितने भी दिए गए हैं इसमें ये क्या है, स्त्रियों में इतनी कमियां पाई जाती हैं। और पुरुषों में क्या है, पुरुषों में वीर्य में शुक्राणु का पूर्ण रूप से अभाव, अगर शुक्राणु बराबर नहीं बन रहे हैं, शुक्राणुओं की मंद गति या धीमी गति से बन रहे हैं, शुक्राणुओं में विभिन्न दोष, अगर शुक्राणु में कोई दोष है, आदि कारणों से संतान प्राप्ति में बाधाएं निर्माण। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण अब इन सारी समस्याओं को मात कर पाना संभव है। मतलब ये तो चलो ठीक है, ये इनकी कमजोरियां हैं, इस वजह से माँ बाप नहीं बन पाते, संतान प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आज विज्ञान इतने आगे बढ़ गया है कि ये सारी समस्याओं को उसने हरा दिया है। इसमें पहला है आईवीएफ, दूसरा है स्थानापन्न मातृत्व, सेरोगेसी, फिर है वीर्य बैंक आदि तकनीकी की सहायता से अब संतानहीन दंपति को संतान प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कांच नलिका में फलन। तो यहाँ पे इस तकनीकी का उपयोग कैसे किया जाता है, यहाँ पे देखो, इस तकनीकी में फलन की क्रिया एक कांच की नलिका में ही की जाती है। इसकी जो फलन कराई जाती है वो कहाँ पे कराया जाता है, कांच की एक नली में कराई जाती है, और निर्माण होने वाला भ्रूण उचित समय पर दंपति के स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये 28 दिन का जो प्रोसेस है वो किस में किया जाएगा, कांच की नलिका में किया जाएगा, और जब भ्रूण तैयार हो जाएगा तो स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाएगा। शुक्राणुओं की संख्या में कमी और डिंब का अंड नलिका में प्रवेश में रुकावट
आदि समस्याओं के कारण अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस समय आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तकनीकी का उपयोग किया गया है, ये आईवीएफ। उसके बाद है स्थापन मातृत्व। तो इसमें क्या है, कुछ स्त्रियां गर्भाशय आरोपण नहीं कर सकती, मतलब कुछ कुछ स्त्रियों का ऐसा होता है कि वो भ्रूण तैयार नहीं होता है, उनको गर्भाशय भी नहीं कर पाती हैं। वे स्त्रियां स्थापन मातृत्व इस आधुनिक उपचार पद्धति की सहायता ले सकती। इस पद्धति में गर्भाशय आरोपण क्षम न होने वाली स्त्रियों के अंडाशय से डिंब लिया जाता है। उस डिंब को कांच नलिका में ले करके उसी स्त्री के पति के शुक्राणु का उपयोग करके फलन की क्रिया संपन्न की जाती है। इससे निर्माण होने वाले भ्रूण को अन्य किसी स्त्रियों गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। ये समझ लीजिए ये वाइफ है और ये हस्बैंड। हाँ, तो इसमें ये जो वाइफ है, इस वाइफ में भ्रूण तैयार करने की शक्ति नहीं है या गर्भाशय धारण करने की शक्ति नहीं है, तो ये वाइफ के अंडे और इसके वीर्य ले करके कांच में फलन किया जाएगा। कांच में फलन करने के बाद में किसी दूसरी स्त्री को गर्भाशय में इसको रखा जाएगा बच्चे प्राप्त करने। ऐसी परिस्थिति में जिस स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण किया जाता है उस स्त्री को स्थापन माता कहा जाता है। ये दोनों का बच्चा इनके पेट में पलता। उसके बाद है वीर्य बैंक, स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक, जो भी बोलना है बोलो। कई दंपत्ति के पुरुषों में शुक्राणु की निर्मिति को लेकर के कुछ समस्याएं होती है, तो इसमें ना पुरुषों में शुक्राणु की कमी होती है। ऐसे दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति हेतु वीर्य बैंक ये नई संकल्पना सामने आई। जिस तरीके से ब्लड बैंक होता है उसी तरीके से वीर्य बैंक भी है। रक्त बैंक के जैसे ही यह संकल्पना है। पुरुषों की इच्छा अनुसार उनकी संपूर्ण शारीरिक और अन्य जांच करने के बाद में स्खलित वीर्य बैंक में संग्रहित किया जाता है। इसमें पुरुष की सहमति से ये वीर्य बैंक में इनको संग्रहित किया जाता है। जिस दंपत्ति को संतान की आवश्यकता होती है उनके इच्छा अनुसार संग्रहित करके रखे हुए वीर्य का उपयोग करके उस दंपत्ति का स्त्री के डिंब में आईवीएफ तकनीकी के सहायता से फलित किया जाता है। मतलब इसमें भी क्या किया जाता है, आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके फलित किया जाता है और उससे तैयार होने वाला भ्रूण उस स्त्री के गर्भाशय में आरोपित कर दिया जाता है, मतलब वहां पे रख दिया जाता है। कानून द्वारा यह उस वीर्यदाता का नाम गुप्त रखा जाता है। अगर पुरुष का जो वीर्य का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको उसका नाम किसी को बताया नहीं जाता। उसके बाद है जुड़वा, ट्विंस। जुड़वा बच्चे तो देखे होंगे, ये 18 महीने के 2 जुड़वा बच्चों का फोटो दिया गया है। गर्भाशय में एक ही समय में 2 भ्रूणों की वृद्धि होकर के 2 शिशुओं का जन्म होता है। अक्सर क्या होता है, एक ही डिंब आता है, एक ही भ्रूण तैयार होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि 2 भ्रूण का तैयार होता है। ऐसे शिशुओं को जुड़वा कहते हैं। कई दंपतियों को जुड़वा बच्चे होते हैं। जुड़वा के 2 प्रकार हैं। जुड़वा के कितने प्रकार है, एक है एक युग्मज और दूसरा है द्वियुग्मज। तो एक युग्मज क्या है, एक युग्मज जुड़वा संतान की एक ही युग्माणु से बनता है। भ्रूण विकास के शुरू के समय में युग्माणु तैयार होने के लिए 8 दिनों के अंदर ये एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही युग्माणु से बना होता है। उसकी कोशिकाएं अचानक 2 समूहों में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब कैसे होता है, जैसे एक भ्रूण तैयार हो तो बीच में से कहीं से वो एक और तैयार हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक युग्मज कहा जाएगा। इस भ्रूण कोशिका के दोनों समूह अलग अलग भ्रूण के रूप में बढ़ने लगते हैं और पूरी वृद्धि हो करके एक युग्मज जुड़वा जन्म लेते हैं। ऐसी जुड़वा संतान जन्म की दृष्टि से बिल्कुल समान होती है। इनके जो जीन्स होते हैं वो पूरी तरीके से समान होती है, इसीलिए ये संतान दिखने में भी एक दूसरे से समान और उनका लिंग भी एक जैसा होता है। मतलब एक अगर लेडीज है तो ये भी लेडीज होगी, ये जेंट्स है तो ये भी जेंट्स, अर्थात वे दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे। एक जुड़वा के संदर्भ में भ्रूण कोशिका का विभाजन अगर युग्माणु तैयार होने के 8 दिनों के बाद हो तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त जुड़वा होते हैं। जैसे 8 दिनों के अंदर रहेगा तो एक युग्मज होंगे और 8 दिनों के बाद होगा तो संयुक्त हो गए। ऐसे जुड़वा संतानें शरीर से किसी से एक दूसरे से साथ जुड़ी हुई अवस्था में जन्म लेते हैं। ऐसे जुड़वा को कुछ अलग संयुक्त होते हैं,
कुछ अपवादात्मक परिस्थिति में स्त्री के अंडाशय में एक ही समय में 2 डिंब बाहर अंड नलिका में छोड़े जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, 2 अंडे बाहर छोड़े जाते हैं। उन दोनों डिंबों का अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा फलन होकर के 2 भिन्न युग्माणु बनते हैं। इसमें क्या बनेगा, 2 भिन्न युग्माणु तैयार होगा, जायगोट तैयार होगा। इन दोनों युग्माणुओं से 2 भ्रूण तैयार होकर के दोनों का गर्भाशय का रोपण करते हैं। तो 2 अंडे जो है 2 गर्भाशय का निर्माण करते हैं। पूरी वृद्धि होने पर द्वियुग्मज जुड़वा संतान तैयार होता है। इसमें क्या होगा, द्वियुग्मज मतलब 2 संतान तैयार होती है। ऐसी जुड़वा संतान को जनिकी दृष्टि से भिन्न होती है और लैंगिक दृष्टि से भी समान या भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे अभी ये पोजीशन में क्या होगा, एक लड़का एक लड़की, या 2 के दोनों लड़की, या तो 2 के दोनों लड़का, इस तरीके से तैयार होता है। तो इसमें अक्सर करके देखा गया एक लड़का और एक लड़की तैयार होता है। कभी कभी किसी स्त्री को 2 या 2 से अधिक संतानों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा आपने पढ़ा होगा या ऐसा देखा होगा। मतलब 2 से ज्यादा, किसी को 3, किसी को इस तरीके से 4 भी बच्चे पैदा होते हैं। इसकी अधिक जानकारी इंटरनेट पर। उसके बाद है लैंगिक स्वास्थ्य। वे लैंगिक स्वास्थ्य क्या है, रिप्रोडक्टिव है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति को सुस्थिति में रहना ही स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब वो अगर अच्छी स्थिति में है तो ही वो स्वस्थ कहलाएगा। विभिन्न सामाजिक प्रथाएं, जो हमारी प्रथाएं, रूढ़ी परंपरा है, अज्ञानता है, संकुचित दृष्टिकोण, इन सभी कारणों की वजह से हमारे देश में लैंगिक स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता दिखाई नहीं देती। यहाँ पे उनको लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति कोई कुछ किसी को बताता नहीं है। विशेष रूप से स्त्रियों के लैंगिक स्वास्थ्य के विषय में उदासीनता दिखाई देती है। मतलब स्त्रियों के प्रति तो और भी ज्यादा कोई उतना ध्यान नहीं रखता। अब ध्यान का क्या रखना है, स्त्रियों को आने वाला मासिक धर्म का सीधा संबंध उसके लैंगिक और संपूर्ण स्वास्थ्य से होता है। जो उनका मासिक धर्म होता है उसका पूरा का पूरा जो है उसके स्वास्थ्य से संबंध होता है। आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के बराबर में कार्य कर रही हैं, जिससे उन्हें दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। मासिक धर्म के समय रक्त स्राव होता है, मासिक धर्म के समय पे रक्त निकलता है, इसलिए गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना आवश्यक है, नहीं तो लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। अगर यह स्वच्छता नहीं रखा जाएगा तो लैंगिक स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। पुरुषों में भी लैंगिक स्वास्थ्य की समस्या निर्माण हो सकती है। उसे टालने हेतु गुप्तांगों की समय समय पर स्वच्छता रखना बहुत आवश्यक होता है। लैंगिक रोगों में साइफिलिस और गोनोरिया, ये 2 रोग ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब ये 2 साइफिलिस और गोनोरिया जो है ये नाम है रोग का, ये दोनों जीवाणुओं द्वारा होते हैं। ये जो 2 रोग है वो किसके द्वारा होते हैं, जीवाणुओं द्वारा होते हैं। गुप्तांगों का शरीर के अन्य भागों पर धब्बे बनना है, फुंसियां आना, बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना आदि साइफिली ये लक्षण है। ये जो जितने भी लक्षण है, धब्बे आना, फुंसियां आना, बुखार आना, जड़ों में सूजन, बालों का झड़ना, साइफिलिस इस रोग में दिखाया जाता है। अब क्या है, गोनोरिया का क्या है, रोग में पेशाब करते समय जलन और दर्द होना, शिश्न या योनि मार्ग में पीप पस का निकलना, मूत्र मार्ग, गुदाशय, गला, आंख, इन अवयवों में सूजन आना आदि लक्षण इस रोग में दिखाई। क्या आप जानते हैं जनसंख्या विस्फोट? देखो ये नाम से ही पता चल जाता है जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1901 ईस्वी में 23 करोड़ 83,96,327, मतलब 1901 में 23 करोड़ था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया है, 121 करोड़ 8,54,977। इसका मतलब जो ये अगर देखा जाएगा तो ये कितना ही साल हुआ, ये हो गया 30 साल। 30 साल में 23 करोड़ से 121 करोड़ हो गया, मतलब 30 साल में का लमसम में देखा जाएगा तो 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। इसी को ही कहा जाएगा जनसंख्या विस्फोट। अत्यंत कम समय अवधि में बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 30 साल में 100 करोड़ बढ़ा है तो इसका मतलब ये जनसंख्या विस्फोट है। साथ में सारणी से आपको ज्ञात हो गया होगा कि भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण हमें बढ़ती बेरोजगारी,
प्रति व्यक्ति आय, कर्ज और प्राकृतिक संसाधन संपदा ऐसी पर तनाव, ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय है और वह है जनसंख्या नियंत्रण। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जनसंख्या को कम करना चाहिए। इसके लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है। आजकल एक ही बच्चे को जन्म देकर उनका पालन पोषण करना अनेक दंपतियों में दिखाई